हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे। डीसी जनरेटर में हम लोगों का 60 शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग शंट। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। हिंदी में कहेंगे दीर्घ पार्श्व मिश्रित बद्ध डीसी जनरेटर या दिष्ट धारा जनित्र। कंपाउंड में हम लोग पढ़े ये ऑलरेडी कि जब चुंबकों पर सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों एक साथ चढ़ा दी जाती है तो ऐसे जनरेटर को हम लोग मिश्रित अथवा कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। और फिर ये कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का हो जाता है। एक आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर है और दूसरा लॉन्ग शंट। तो आज हम लोग लॉन्ग शंट देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम अगर देखें तो ये हमारा आर्मेचर हो गया। ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। मोटे तारों की, कम टर्नों की। ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। ये हमारा टर्मिनल हो गया और यहाँ से हम लोग लोड जोड़ देंगे ऐसे। लोड W में हो गया, ऐसे जुड़ गया। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा। इससे धारा निकलेगी IA और इसका प्रतिरोध होगा RA। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो इसमें जो धारा बहेगी उसे कहेंगे ISE और इसके रेजिस्टेंस को कहेंगे RSE। इसके रेजिस्टेंस को कहेंगे RSE। और फिर धारा कुछ इधर आएगी, कुछ इधर आएगी। इधर वाली धारा को हम लोग कहेंगे ISH और इसके प्रतिरोध को कहेंगे RSH। इस तरह से इधर जो धारा जाएगी उसे हम लोग I कहेंगे लोड में। तो लोड वाली धारा ये I हुई। यहाँ का वोल्टेज कैपिटल V हुआ, यहाँ का प्रतिरोध R हुआ। लोड है आपका ये लोड। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है लॉन्ग शंट का। लॉन्ग शंट
कंपाउंड डीसी जनरेटर का ये सर्किट डायग्राम हो गया। इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग। अब आप चित्र में ऑलरेडी देख रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि जब शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के समांतर क्रम में जुड़ी हो तो उसे हम लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। कभी कभी बेटा ऐसे चित्र ही बना देता है, छोटा सा सर्किट डायग्राम बना देता है, आपके कंपटीशन में मैंने देखा कई बार। तो उसको पूछता है कि ये कौन सा जनरेटर है, 4 विकल्प दे देगा, शॉर्ट शंट दे देगा, लॉन्ग शंट दे देगा, शंट दे देगा, सीरीज दे देगा। तो जब आप ऐसे जानते रहेंगे कि चूँकि इसमें दोनों फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और ये शंट फील्ड वाइंडिंग, दोनों का प्रयोग है, अतः ये कंपाउंड जनरेटर हो गया, ये मिश्रित जनरेटर हो गया। अब उसमें भी ये लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है। तो जब आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर क्रम में जुड़ी हो तो उसी को हम लोग लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। तो परिभाषा अगर लिखेंगे, इसकी अगर परिभाषा आपने लिखा लॉन्ग शंट का, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, तो लिखेंगे जब शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर व सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर क्रम में संयोजित हो तब उसे लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। सर्किट डायग्राम से आपको स्पष्ट है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। लिखने के लिए कहिए मैं लिख दूं, RSH का मतलब, SH का मतलब शंट हो गया और R का मतलब उसका रेजिस्टेंस हो गया, ISH का I का मतलब हो गई धारा और SH का मतलब शंट। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग ये है पतले तारों की अधिक टर्नों की, और ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो ISE का मतलब SE फॉर सीरीज है, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा I है और उसका रेजिस्टेंस RSE है, SE फॉर सीरीज। और जो लोड में धारा जाएगी, हमें हमारे घरों में ये लोड रहेगा, ये हमारे घर में हम लोग यूज करेंगे, जो पंखा चलाएंगे हीटर, वो हमारा लोड होगा W वाट में, कितने वाट का लोड डाले हैं। और वहाँ पर जो हमारा वोल्ट मीटर बताएगा उसे हम वोल्टेज V कहेंगे, लोड के प्रतिरोध को कैपिटल R कहेंगे और उसमें बहने वाली धारा को I कहेंगे। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम। अगली पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, धारा समीकरण। हम लोग धारा समीकरण अगर इसका देखें तो धारा समीकरण आपका
जब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बनेगा तो E आपका 5ZNP/60A से बनेगा। E बराबर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि E बराबर होता है, E बराबर 5ZNP/60A वोल्ट अथवा वेबर प्रति सेकंड भी होता है। तो इससे आपका वोल्टेज बनेगा और जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें E क्रिएट होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग से धारा निकलना शुरू करेगी और वो धारा IA कहलाएगी या कही जाएगी आर्मेचर धारा। चूँकि आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, क्लियर दिख रहा है। आप यूं भी कह सकते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इन दोनों के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो जो धारा श्रेणी क्रम में एक ही बहती है बेटा, तो इसलिए IA बराबर ISE हो गया। केवल नाम बदला हुआ, जो धारा यहाँ से चलेगी वहीं इस परिपथ में होते हुए यहाँ पहुँचेगी और फिर यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, कुछ इस तरफ चली आएगी और कुछ इस तरफ चली आएगी। तो इस तरह से आप कहेंगे IA अथवा कोई कहे कि ISE धारा निकल रही है या बह रही है, तो इस तरह से धारा का समीकरण आप लिखेंगे IA बराबर ही है ISE का, चाहे उसी को कहिए, और ये बराबर अब दो भागों में बढ़ जाएगी, इधर जाएगी तो I, इधर आएगी ISH, तो दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा ISH प्लस I। ये हो गया आपके धारा का समीकरण। अब अगली पॉइंट आप इसमें लिखेंगे वोल्टता का समीकरण। वोल्टता का समीकरण हम लोगों का यहाँ से होगा, आप देखेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा, उसको जो है कम कर देगा इसी का रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा E माइनस IAR है। ओम का नियम हम लोग ऑलरेडी पढ़े, V बराबर IR होता है, तो जितना I और R का गुणनफल होगा उतना V का मान हुआ और उतना V जो है E में से कम हो जाएगा, तो हो जाएगा E माइनस IARA। रेजिस्टेंस उतना ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा, तो इतना ये कम करेगा। और ऐसे ये इसमें जब धारा आगे बढ़ेगी तो फिर जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी जो है ISE V बराबर IR से ISE गुणे RSE वोल्ट A भी कम कर देगी। इस तरह से अब जो वोल्टेज होगा वो यहाँ का वोल्टेज पूरा कहा जाएगा। और चूँकि ये देखिए समांतर क्रम आपको दिख रहा होगा, क्योंकि धारा का आगे चल के विभाजन हो रहा है, तो जहाँ धारा का विभाजन होता है वो जो है समांतर क्रम हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। इसी को हम लोग इसी को पार्श्व कहते हैं, समांतर को ही आप पार्श्व कहेंगे या शंट। तो शंट जो है हमारा हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। जब उच्च प्रतिरोध, कैसा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसे हम लोग शंट अथवा पार्श्व बोलते हैं। इंग्लिश में शंट और हिंदी में पार्श्व बोलते हैं। समांतर क्रम में ऐसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से यहाँ का कुल वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज बराबर यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। यही हो गया आपका वोल्टता का समीकरण। तो हम लोग लिख देते हैं वोल्टता का समीकरण हो जाएगा E माइनस IARA माइनस ISE RSE बराबर यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा ISH गुणे RSH शंट का बराबर यहाँ का वोल्टता V कैपिटल V बराबर है
V बराबर I गुणे R, ये वाला I और ये वाला R, कैपिटल I गुणे कैपिटल R। तो ये हम लोगों का वोल्टता का समीकरण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया वोल्टता का समीकरण। अब इसी को जहाँ पर आपने लिखा ISE, चूँकि ISE और IA देख रहे हैं बराबर हैं, तो यहाँ पर कोई बच्चा IA भी लिख सकता है। तो इस तरह से हो जाएगा E माइनस IA RA माइनस IA RSE, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर ISH गुणे RSH बराबर V बराबर IR, ऐसे भी लिख सकते हैं। अथवा IA कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा E माइनस IA, कॉमन हो गया, तब यहाँ पर हो जाएगा RA प्लस RSE। देखिए माइनस आपने कॉमन ले लिया, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो है ये प्लस हो जाएगा। फिर ब्रैकेट या कोष्टक आप खोलेंगे, माइनस IA से गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इतना आप, इतने को आप, इस बात को, इसको आप कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका? तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ISE के जगह पर IA रख देंगे और फिर IA कॉमन भी ले सकते हैं। बराबर अगर हम लोग लिखें यहाँ का वोल्टेज पहले V को पहले लिख दें तो बराबर V हो जाएगा, बराबर IR हो जाएगा, बराबर ISH गुणे RSH, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे अगर इतना बराबर V लिखेंगे तो हो जाएगा, तब हो जाएगा E माइनस V। अगर हम लोग V को इधर ले आएं और इस माइनस वाले पोर्शन को उधर ले जाएं तो यही समीकरण हम लोग अगली लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से IA बराबर लिख सकते हैं। चलिए IA बराबर हम लोग लिख सकते हैं अगली लाइन में, IA बराबर हो जाएगा E माइनस V बटे RA प्लस RSE, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये पक्षांतर करेंगे, V इधर आएगा तो माइनस V हो जाएगा, तो यहाँ माइनस V लिखा, माइनस IA कोष्ट में RA प्लस RSE, राइट हैंड पर ले जाएंगे इधर तो ये माइनस है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। फिर IA बराबर लिखेंगे तो इतने का गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये भाग हो गया, ऐसे होगा। तो ऐसे भी आप जो है लिखकर और IA का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको टर्मिनल वोल्टता मालूम है और प्रेरित विद्युत वाहक बल मालूम है तो आप जो है इस फार्मूले में मान रखकर आर्मेचर से निकलने वाली धारा IA का मान ज्ञात कर सकते हैं अथवा ISE का मान ज्ञात कर सकते हैं। और फिर जब इसका मान ज्ञात हो जाएगा तो बराबर हो जाता है ISH प्लस I, तो वो भी आप ज्ञात कर लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग किसी का भी मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इतना बराबर इतना कर दें तो भी हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं, इसको पक्षांतर करके। फिर लिखेंगे E माइनस IA कोष्ट में इतना बराबर ISH गुणे RSH, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर उनमें अपना संबंध स्थापित करके हमसे जो भी मान पूछेगा, E का मान पूछेगा या ISH का मान पूछेगा, तो हम लोग पक्षांतर करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मेन बातें हो रही हैं समाप्त। अब हम लोगों से पूछा जाए कि आर्मेचर में कितना शक्ति उत्पन्न हो रही है, तो आर्मेचर की शक्ति, अगर अगली पॉइंट हम लोग देखें, आर्मेचर की शक्ति लिखेंगे आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, अगर उसकी बात की जाए उत्पन्न शक्ति या वैद्युत शक्ति, तो बराबर हो गया E गुणे IA वाट
ये हो गया आर्मेचर की उत्पन्न शक्ति, ये आपका फार्मूला। प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हुआ और IA धारा निकली, चाहे IA कहिए अथवा IA के जगह पर आप जो है IA के जगह पर ISE भी अगर ज्ञात है तो सेम दोनों का मान है, तो ISE आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इतने वाट की वैद्युत शक्ति उत्पन्न हो रही है। अब आपसे कहा जाए कि आर्मेचर में कितना लॉस हो रहा है, तो आर्मेचर में लॉस हो रहा IA स्क्वायर RA, इतना लॉस हो रहा है और प्लस सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी लॉस कर रही है, तो वो लॉस कर रही है ISE स्क्वायर गुणे RSE, क्योंकि हर रेजिस्टेंस जो है वो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बनाकर उड़ाता रहता है, ऊष्मा बनाकर उड़ाता रहता है, जिससे हमारी वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता रहता है। उसी को हम लोग जो है ताम्रहानि कहते हैं, क्योंकि आर्मेचर में भी फील्ड वाइंडिंग, तांबे आर्मेचर में भी जो वाइंडिंग होगी उसे हम लोग कापर के ही तार का करते हैं, भले किसी और तार का करें लेकिन कहेंगे ताम्रहानि अथवा कॉपर लॉस। ऐसे ही फील्ड वाइंडिंग चाहे वो सीरीज हो चाहे शंट हो, इसके द्वारा ये भी हम लोग जो है वायर की, कॉपर वायर की जनरली करते हैं, इसलिए इनके वजह से भी जितना लॉस होता है वैद्युत ऊर्जा का, तो ऊष्मा के रूप में ये भी नहीं उड़ाएगा, तो ISH का वर्ग गुणे RSH, इतना वाट जो है ये भी उड़ाएगा, अथवा इतना वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, तो इतने जूल प्रति सेकेंड ये भी उड़ाएगा। तो इनको हम लोग DC जनरेटर का कॉपर लॉस बोलेंगे। चूँकि इसमें ये घूम रहा है, घूर्णीय भाग है, आर्मेचर नाच रहा है, इसलिए इसमें मैकेनिकल लॉस भी होगा। तो हम लोग आगे अब देखते हैं कि अब ये लॉन्ग शंट जो हमारा DC जनरेटर है जिसको आपने अभी देखा, ये भी अब फिर जो है दो प्रकार का बेसिकली हो जाएगा। वैसे तो दो प्रकार का वो होगा और 3 प्रकार का आपको ऑलरेडी लिखाया गया है, तो अभी ये 2 प्रकार का कैसे होगा तो वो देख लें। एक तो आपने कहा कम्युलेटिव होगा और दूसर का आपने कहा डिफरेंशियल होगा। तो कब कम्युलेटिव होगा कब डिफरेंशियल होगा, तो आगे आप लिख लें, अगली पॉइंट लिख लें कि ये लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड DC जनरेटर भी 2 प्रकार का होगा। ऑलरेडी आपको लिखाया गया है। यह 2 प्रकार का है। पहला है आपका कम्युलेटिव, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट पूरा कहेंगे, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर, ऐसे बोलेंगे। और दूसरा आपका है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट पूरा अगर लिखेंगे तो लॉन्ग शंट कंपाउंड, कंपाउंड के लिए C लिख देते हैं, कंपाउंड DC जनरेटर, DC जनरेटर ऐसे। अब कब ये क्यूमुलेटिव होगा और कब डिफरेंशियल होगा, तो ऐसे ही आपके शॉर्ट शंट में भी है और लॉन्ग शंट में भी है। पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। लेकिन अगर इसका आप जो है क्यूमुलेटिव कब होगा तो आपको बताया गया। अगर आप कहें कि क्यूमुलेटिव ये 2 प्रकार का होता है। अब अगर आप पहले लिखते हैं क्यूमुलेटिव, लॉन्ग शंट
कंपाउंड डीसी जनरेटर। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको चाहे वो शॉर्ट शंट हो चाहे लॉन्ग शंट हो, दोनों के लिए अगर आप कहेंगे तो इसको परिभाषित ऐसे ही करेंगे कि जब सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के दोनों फ्लक्स एक दूसरे के सहयोगी होते हैं तब कुल फ्लक्स का मान और बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड ऐसे बोलेंगे, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर कहेंगे। और जब शंट फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स और सीरीज फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स ये दोनों एक दूसरे को घटाने का काम करें, एक दूसरे के विपरीत काम करें, तब ये कुल फ्लक्स का मान घट जाएगा। और जब कुल फ्लक्स का मान घटेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर फाई ZNP/60A से वहीं फाई घट जाएगा, तो आपका डिफरेंशियल टाइप का हो जाएगा। तो अगर आप इसको क्यूमुलेटिव को परिभाषित करेंगे तो आप ये कहेंगे कि वह लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर जिसके सीरीज फील्ड व शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के सहयोगी हों, अर्थात दोनों मिलकर फ्लक्स को बढ़ाएं, तब उसे ये क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर कहेंगे। क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड आप चाहें जोड़ दें, वाउंड लिखा है, वाउंड का मतलब बद्ध, यहाँ पर लिखा वाउंड यानी बद्ध, डीसी जनरेटर कहेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें धारा आप देखें, जब दोनों कुंडलियों में या दोनों के टर्नों में एक ही दिशा में धारा बहेगी तो दोनों एक जैसा फ्लक्स उत्पन्न करेंगे और दोनों फ्लक्स तब सहयोगी होंगे। और एक में धारा नीचे की ओर आवे और दूसरे में धारा ऊपर की ओर जाए, तब ये विपरीत फ्लक्स बनाना शुरू करेंगे, तब ये हो जाएंगे डिफरेंशियल। तो अगर इसी चित्र में आप देखें ध्यान से, तो अगर इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है, IA या ISE इसमें ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे आपकी धारा ISE इसमें ऊपर की ओर जा रही है, और इसमें जो आपकी ISH आ रही है, ये ISH, ये वाली जो ISH आ रही है वो नीचे की ओर आ रही है, तो ये एक दूसरे के फ्लक्स को घटाने का काम करेंगे, तो इन्हें हम लोग कहेंगे ये है डिफरेंशियल। क्लियर हुआ? ये कौन सा हो गया? तब हो गया ये डिफरेंशियल, तब ये क्यूमुलेटिव नहीं होगा, डिफरेंशियल हो जाएगा।
ये लिखा हुआ है, ये डिफरेंशियल हो जाएगा लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो अगर आपको डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर बनाना है, उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, तो ऐसे बना देंगे तो भी आपका चलेगा। क्लियर हो गया? धारा एक दूसरे के विपरीत जा रही है। अब अगर आप जो है इसी को चाहें कि ये जो है क्यूमुलेटिव बन जाए, तब इसी सर्किट डायग्राम को अब मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ से बेटा धारा जो है अब इसमें न डालकर, अब हम लोग धारा यहाँ से न डालकर ऐसे, ये हमारे चलिए ऐसे बना देते हैं। ये हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, धारा ये यहाँ से ऐसे आईए निकालेंगे और इसे ले जाकर ऐसे जो है यहाँ पर जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। अब धारा क्या होगी, यहाँ से आईए निकलेगी और ये इस यहाँ से होते हुए अब इसमें नीचे की ओर बहना शुरू करेगी और फिर यहाँ से हम लोग जो है इसे ऐसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे। तो अब क्या होगा कि इसमें धारा किधर की ओर आ रही है, इसमें धारा अब नीचे की ओर बहेगी। ये हो गया आपका ISE और इसका प्रतिरोध। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सिरे पलट देते हैं। सिरा पलट गया, देखिए पहले सिरे से अब सप्लाई न जाकर अब दूसरे सिरे से सप्लाई हमने डाल दिया, तो क्या हो गया, अब धारा का डायरेक्शन दोनों का सेम हो गया। इसमें भी धारा ऐसे आ रही है, इसमें भी धारा ऐसे आ रही है। तब यही आपका अब हो गया, ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यही तब हो गया क्यूमुलेटिव। क्या हो गया, कम्युलेटिव। ये हो गया कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। परिभाषा के अनुसार आपने कहा कि वह लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर जिसके सीरीज फील्ड व शंट फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के सहयोगी हों, अर्थात दोनों मिलकर फ्लक्स को बढ़ावें या फ्लक्स के मान को, ये लिखा था हमने अभी मिटाया, फ्लक्स के मान को बढ़ावें या उनके सहयोगी हों, तब उसे हम लोग क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं या कहेंगे। तो इस तरह से ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड का ये हो गया और फिर लॉन्ग शंट में ये क्यूमुलेटिव हो गया। अब अगर आपको डिफरेंशियल का बनाना है तो ये आपके जो है क्यूमुलेटिव का चित्र हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। अब अगर आपको डिफरेंशियल का बनाना है तो कहिए मिटा दूं, मिटाकर डिफरेंशियल का बना देता हूं। डिफरेंशियल में आप परिभाषित करेंगे, डिफरेंशियल में परिभाषित करेंगे, लिख लेंगे कि जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत हों, अर्थात दोनों एक दूसरे के फ्लक्स के मान को घटावें, तब कुल फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, घट जाएगा, उसका अंतर हो जाएगा, तब उसे हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो इसका जो है आप देख ही रहे हैं चित्र कि इसमें धारा जब डायरेक्ट ऐसे आपने बनाया कि ये हो गया आपका आर्मेचर, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E,
यहाँ हो गया आपका लोड। अब क्या हो रहा है, इसमें धारा ऐसे जो जा रही है वो इसमें धारा ऊपर की ओर जा रही है और इसमें धारा नीचे की ओर आएगी। ISH इधर गई I, ये हो गया VR, इसका RA हो गया। इसमें जो धारा जा रही है उसे हम IA कहेंगे। इधर जो धारा वहीं ISE हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस RSE हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस RSH। तो जब दोनों के क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत फ्लक्स बनाएंगे तो ये दोनों के मान एक दूसरे को कम करने लगेंगे, घटाने लगेंगे मान को, तब यही हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर परिभाषित ऐसे हो गया। ये जो है आपका क्यूमुलेटिव हो गया और ये एक तरह से आपका डिफरेंशियल हो गया। ऐसे ही आपके शॉर्ट शंट में भी हो जाएंगे। शॉर्ट शंट का आप उसमें भी बताया गया है, उसमें भी दोनों में जो है जब धारा एक ही डायरेक्शन में बहेगी तो दोनों वाइंडिंगें या दोनों कुंडलियां एक जैसा फ्लक्स क्रिएट करेंगी, तो अर्थात दोनों के फ्लक्स सहयोगी होंगे, तब वो कम्युलेटिव हो जाएगा। और जब उनमें भी धारा सीरीज और शंट में एक दूसरे के विपरीत बहेंगी, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, तो उनका भी सर्किट डायग्राम आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। आपको बताया गया ये ओवर है, फिर ये अब दोनों, चाहे आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जो जनरेटर है, ये चाहे डिफरेंशियल हो चाहे क्यूमुलेटिव हो, ये दोनों फिर जो है वो ओवर होंगे, फ्लैट होंगे और अंडर होंगे। कब होंगे आपको बताया गया है कि जब ये फ्लक्स का मान बढ़ावल लोड बढ़ाने पर आपको सब बताया गया है, फ्लक्स का मान कुल मिलाकर अगर ज़्यादा होगा तो वो वोल्टेज का मान बढ़ने लगेगा, तब इसे हम कहेंगे ओवर है। जब कुल मिलाकर इसके फ्लक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी तो उसे हम लोग कहेंगे ये फ्लैट है अथवा लेवल है। और कुल मिलाकर दोनों फील्ड वाइंडिंगों का फ्लक्स मिलाकर यदि घट जाए, कुल फ्लक्स का मान कम हो जाए, तब हम लोग कहेंगे अंडर है। तो इस तरह से आपका ओवर, फ्लैट और अंडर। ओवर का मतलब दोनों का फ्लक्स एक दूसरे के मान को यदि भले ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा, लेकिन ओवरऑल यदि फ्लक्स का मान बढ़ जाता है तो आपका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर फाई ZNP, फाई बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा ज़्यादा वोल्टेज बनाने लगेगा, तो वो हो जाएगा ओवर। यदि दोनों का फ्लक्स एक का बढ़ा रहा है, एक का घटा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन कुल मिला के जितना ये बढ़ा रहा उतने वो घटा रहा है, तो मामला जो है बैलेंस रहेगा, फ्लैट रहेगा, तो कुल फ्लक्स का मान बदलेगा नहीं, तब उसे हम लोग फ्लैट कहेंगे या लेवल कहेंगे। और जब दोनों के फ्लक्सों को मिलाने के बाद उनका कुल मान घट जाए, घटेगा कैसे? एक मान लीजिए कि बढ़ा रहा है, यहीं पर देखिए, एक मान लीजिए कि फ्लक्स के मान को बढ़ा रहा है तो दूसर का घटा रहा है, तो जब घटाएगा तो ऑलरेडी वो डिफरेंशियल टाइप में है, तो आपका वोल्टेज जो है एक तरह से डाउन होने लगेगा। यानी ओवरऑल जब कुल फ्लक्स का मान घट जाए तो उसे हम लोग जो है अंडर कहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है 3 प्रकार के जनरेटर फिर इसके आधार पर हो जाता है। जो ओवर वाले हैं उनका हम लोग प्रयोग जो है संचरण लाइनों में वोल्टता पात की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। और जो डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल में ये जो है फ्लक्स का मान लीजिए कि बढ़ा रहा है तो ये घटा रहा है, दोनों विपरीत फ्लक्स, इसलिए डिफरेंशियल हो गया। तो इसमें कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान यानी वोल्टेज का मान
जब फाई ये आपका ये कम हो जाएगा, ये फाई एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, दोनों विपरीत हैं, तो फाई जेड एन पी से एन पी अपॉन 60A से ये आपका कम बनने लगेगा। और जब कम होगा तो हम लोगों को वेल्डिंग में क्या, वेल्डिंग में हम लोग जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हमें कम वोल्टेज चाहिए और अधिक धारा। हमें क्या चाहिए, कम भी और अधिक धारा चाहिए। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में क्या होता है, हमें कम वोल्टेज व अधिक करंट की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों को स्पार्किंग कराना रहता है, स्पार्किंग से हम लोग आर्क उत्पन्न करते हैं और उस आर्क की हीट से हमारी धातुएं पिघलकर, दोनों के किनारे पिघलकर और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और बढ़िया जोड़ लग जाता है। इस तरह से हम दो धातुओं को आपस में या दो प्लेटों को आपस में या दो भागों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने में या वेल्डिंग द्वारा जोड़ने में हमें कम वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज हमें 60 से 80 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए, 60 वोल्ट से 80 वोल्ट चाहिए, 60 से 80 वोल्ट चाहिए। और धारा तो हम लोगों को जो है 250, 500, 1000 ऐसे चाहिए। जैसी भी धातु होगी उस हिसाब से हम लोग ज़्यादा करंट लेंगे। मोटी धातुएं होंगी तो ज़्यादा करंट, पतली चद्दरें होंगी तो उनके लिए कम करंट लेंगे। तो इस तरह से एक हम लोग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और ट्रांसफार्मर पावर P बराबर VI से काम करता है। पावर P बराबर VI, पावर आपने 1000 मान लीजिए दिया वाट, तो यहाँ से वोल्टेज अगर आप 1000 रखेंगे तो धारा I का मान आपका 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। और अगर इसी V को आप 500 रखेंगे तो धारा 2 एम्पियर हो जाएगी। अगर इसी P का मान आप 200 रखेंगे तो धारा 5 एम्पियर हो जाएगी, 5 दूना 10। अगर इसी को आप 100 वोल्ट रखेंगे तो धारा का मान जो है 10 हो जाएगा। इसी को आप 50 रखेंगे तो धारा का मान देखिए 20 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से वेल्डिंग में हमें लो वोल्टेज चाहिए और लो वोल्टेज करने के लिए और हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, परिणामित्र का प्रयोग करते हैं। क्योंकि परिणामित्र में हम जितने वाट की शक्ति डालेंगे उतने V और I का गुणनफल हमें मिलेगा। यदि हमारा परिणामित्र या ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा का मान उसी हिसाब से घटेगा और वोल्टेज को घटाएगा तो धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। और दी गई जितना हम इनपुट प्राइमरी में डाल रहे हैं, सेकेंडरी से हमें उतने शक्ति मिलेगी। केवल वोल्टेज हमारा कम या अधिक होगा। वोल्टेज कम या अधिक करने से हमारा धारा उसी रेशियो में कम या अधिक हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है डीसी से जब वेल्डिंग करेंगे तो उसी टाइप का हम लोग जनरेटर ले लेंगे। और वो जनरेटर अगर डिफरेंशियल टाइप का है तो ये जो है बहुत मुफीद है। डिफरेंशियल वाला जो है ये वेल्डिंग के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये वोल्टेज को कम कर देगा और धारा के मान को अधिक रखता है। तो इस तरह से हमें लो वोल्टेज हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अगर आपसे पूछे कि वेल्डिंग में आप कौन सा डीसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे तो डिफरेंशियल का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से मेन हम लोगों की बातें हो गई। और ऐसे ही शॉर्ट शंट में भी आप देख लेंगे, कर लेंगे। और अब हम लोग जो है इस पर आगे चलेंगे तो आगे हम लोग जो है इसके इफ़िशियंसी की बात करेंगे, इसके लॉसेस की बात करेंगे और फिर अन्य बातें हम लोगों की होंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।